हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है सेमेस्टर 4 में इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये सेम टू सेम सब्जेक्ट सेमेस्टर 3 में भी है, इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट के नाम से, ठीक है। और यहाँ भी वही सेम सब्जेक्ट है। अब आते हैं आज की वीडियो पे। और भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज कर रहे हैं भाई इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ जाके नोट्स ले सकते हैं। आई बात समझ में। और भाई नोट्स पेड है, इस बात का ध्यान रखना। अब आते हैं आज की वीडियो पे और शुरू करते हैं आज का कंटेंट, जहां पे हम बात करेंगे लेसन नंबर 5, जिसका इंट्रोडक्शन लास्ट वीडियो में हमने कर लिया था और उसके इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेसन नंबर 5 जो हमारा वो है कंजप्शन स्पेंडिंग। तो यहां पे हमें उसी के कुछ फीचर्स पढ़ने हैं। हमने काइंस के कंजप्शन फंक्शन को डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर। आज हम उसी के ऊपर कुछ फैक्टर्स के ऊपर बात करने वाले हैं, यानी कि 3-4 एस्पेक्ट दिए थे काइंस ने, उसके ऊपर हम बात करेंगे आज की वीडियो में। और साथ साथ लास्ट में करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहां पे क्या लिखा हुआ है, काइंस मेड 3 पॉइंट्स ऑन कंजप्शन बिहेवियर। उसने कंजप्शन के बिहेवियर पे, क्योंकि कंजप्शन बिहेवियर किसका होता है, कंज्यूमर्स का, तो कंज्यूमर के बिहेवियर के उसने 3 पॉइंट दिए थे। आज हमें वही डिस्कस करने हैं इस वीडियो के अंदर। आई बात समझ में। एक एक डिस्कस करते हैं उसे। फर्स्ट पॉइंट क्या है वो समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कंजप्शन एक्सपेंडिचर डिपेंड ऑन एब्सोल्यूट इनकम ऑफ करंट पीरियड। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बात समझाई थी कि जो कंजप्शन फंक्शन होता है वो सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है, हमारे एब्सोल्यूट इनकम पे, यानी कि इनकम का लेवल क्या है। और मैंने आपको समझाया था कि कंजप्शन और इनकम के लेवल में पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। यानी कि क्या, जब किसी पर्सन की इनकम बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है वो कंजप्शन ज्यादा करेगा, और अगर इनकम कम होगी तो कंजप्शन कम करेगा। क्योंकि इनकम बढ़ने का मतलब क्या होता है, मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई, और जब परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तो कंजप्शन ज्यादा करूंगा। और इनकम कम होने का मतलब क्या है कि मेरी परचेजिंग पावर कम हो चुकी है तो मैं कंजप्शन कम कर पाऊंगा। आई बात समझ में। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि इसके हिसाब से ना हमारे रियल लाइफ में, ठीक है, जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं वहां पे 2 ग्रुप्स बनते हैं, पुअर पीपल्स का ग्रुप और रिच पीपल्स का ग्रुप। तो रिच पीपल एज कंपेयर टू पुअर पीपल बहुत ज्यादा कंजप्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा क्या होता है, उनका इनकम लेवल बहुत ज्यादा होता है, या फिर उनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, या फिर वेल्थ होती है, जिसकी वजह से वो कंजप्शन भी ज्यादा कर पाते हैं एज कंपेयर टू पुअर पीपल्स। आई बात समझ में। तो इस बात का ध्यान रखना, जितनी ज्यादा इनकम उतना फालतू कंजप्शन, जितनी कम इनकम उतना कम कंजप्शन, ठीक है। तो यही बात यहां पे लिखी हुई थी। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर डिपेंड्स ऑन एब्सोल्यूट इनकम ऑफ करंट पीरियड, दैट इज कंजप्शन इज अ पॉजिटिव फंक्शन। तो कंजप्शन क्या है, पॉजिटिव फंक्शन है ऑफ एब्सोल्यूट लेवल ऑफ करंट इनकम। किसके हिसाब से, एब्सोल्यूट लेवल ऑफ करंट इनकम, इनकम के हिसाब से। द ग्रेटर वंस इनकम, अगर किसी भी आम आदमी की इनकम ज्यादा है, द ग्रेटर वंस इनकम ग्रेटर हिज कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो अपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। एक सिंपल सी बात है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर किसी की मंथली इनकम 10 लाख के आसपास है तो वो कभी भी 50,000 की लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं कर पाएगा। वो चाह के भी 50,000 रुपए में घर नहीं चला पाएगा या फिर खर्चा कर पाएगा। आई बात समझ में। फॉर एग्जांपल ऐसे ही अगर मान लो किसी की इनकम 1 लाख रुपए है तो ये नहीं है कि वो 90,000 बचा लेगा 10,000 रुपए खर्चा करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। वो वैसी लाइफस्टाइल को फॉलो ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितनी फालतू इनकम होती है खर्चे उतने ही बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे समझते हैं इसी बात को। फॉर एग्जांपल रिच पीपल टेंड टू कंज्यूम मोर देन द पुअर पीपल डू। तो जो रिच पीपल है वो कंज्यूम करते हैं, कितना कंज्यूम करते हैं, मोर देन द पुअर पीपल डू, क्योंकि उनकी इनकम का लेवल क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। दूसरा जो पॉइंट है, तो पहला पॉइंट में क्या दिखाया है कि इनकम में और कंजप्शन स्पेंडिंग में क्या रिलेशन होता है। अब दूसरा पॉइंट है, काइंस पॉइंट्स आउट दैट। अब देखो कंजप्शन एक्सपेंडिचर की एक इंपॉर्टेंट बात ये भी आती है, मैं समझा देता हूं, पहले बाद में पढ़ेंगे वहां पे। तो जो 2 पॉइंट्स, अब जो दूसरा पॉइंट उसमें क्या लिखा होता है कि उसमें ये बात समझनी होती है कि जब कंजप्शन की, यानी कि जब कंज्यूमर्स की इनकम लगातार बढ़ती है तो वो कंजप्शन को उस रेट से नहीं बढ़ाते जिस रेट से वो इनकम बढ़ती है उनकी। आई बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल किसी की इनकम डबल हो गई तो क्या कंजप्शन डबल कर देता है। अगर वो एक समझदार कंज्यूमर है, जो कि होता भी है, तो वो अपने कंजप्शन को कम रेट से बढ़ाता है, अपनी सेविंग्स को ज्यादा रेट से बढ़ाता है। आई बात समझ में, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, तो काइंस पॉइंट्स आउट दैट कंजप्शन एक्सपेंडिचर डज नॉट हैव अ प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप विद इनकम। मतलब जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है ना, उसका प्रोपोर्शनल रिलेशन नहीं है। प्रोपोर्शनल रिलेशन मतलब क्या है कि जिस रेट से इनकम बढ़ेगी उसी रेट से कंजप्शन नहीं बढ़ता है। हमेशा जिस रेट से इनकम बढ़ती है ना, उस रेट, उससे कम रेट से हमारा क्या बनता है, कंजप्शन बढ़ता है या फिर कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ता है। आई बात समझ में। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि डज नॉट हैव प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप कभी भी नहीं होता किसके बीच में, इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में, ठीक है, या फिर इनकम और कंजप्शन के बीच में। मैंने आपको कल भी एक बात का एग्जांपल दिया था, अगर मान लो किसी की इनकम 100 रुपए है
ठीक है, तो वो खर्चा कर रहा है 80 रुपए, 20 रुपए कर रहा है वो बचा रहा है। लेकिन अगर मान लो सपोज करो किसी की इनकम 100 से कितनी हो गई, 200 हो गई, तो उसका खर्चा 80 से 160 नहीं होगा, 160 से कम ही करेगा वो। यानी कि जिस रेट से इनकम बढ़ी है कभी भी वो अपने खर्चे को उस लेवल से नहीं बढ़ाता है। अब आगे समझते हैं इसी बात को। अकॉर्डिंग टू हिम एज इनकम इंक्रीजेस, जैसे ही इनकम बढ़ती है अ स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम इज कंज्यूम्ड। तो जैसे ही इनकम बढ़ेगी ना तो सिर्फ एक स्मॉलर प्रोपोर्शन है ना, जो बढ़ी हुई इनकम है उसका कंज्यूम किया जाएगा। अ स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम इज कंज्यूम्ड, या फिर इसे तुम बोल सकते हो इंक्रीज्ड इनकम, कि जो इनकम बढ़ती है ना उसका एक छोटा सा पार्ट ही कंज्यूम किया जाता है और बाकी पैसा कहां कर देते हैं, वो सेव कर लेते हैं या फिर उस पैसे को कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसा आप लोग देखते भी हो अपनी जनरल लाइफ में या फिर अपनी फैमिली लाइफ में। आई बात समझ में? अगर किसी की इनकम बढ़ती है तो अपने खर्चे ऑलमोस्ट वो सेम रखता है, थोड़े से जरूर बढ़ते हैं लेकिन उससे फालतू रेट से उसकी सेविंग बढ़ती है, वो सेविंग को इंक्रीज करते हैं। और सेविंग बढ़ने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं पैसे को इन्वेस्ट करेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। अब आगे समझते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ कंजप्शन टू इनकम इज कॉल्ड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जो प्रोपोर्शन होता है ना कंजप्शन का टू इनकम, ठीक है, उसके इनकम के हिसाब से उसको क्या बोलते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यानी कि कितना पार्ट हम अपनी इनकम का एवरेजली खर्च कर देते हैं, उसी को हम बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो काइंस आर्ग्यूज दैट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल्स एज इनकम इंक्रीजेस। तो काइंस ने एक बात बोली कि जैसे ही इनकम बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जो हमारा खर्चा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हमारा कंजप्शन कम हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, कहां पर लिखी थी, ये काइंस आर्ग्यूज दैट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल्स एज इनकम इंक्रीजेस, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी किसी भी कंज्यूमर की तो उसका जो एपीसी है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी वो अपने कंजप्शन को कम करता चला जाएगा अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ चेंज इन इनकम। अब यहां पे समझते हैं इसी बात को। काइंस कंजप्शन फंक्शन, तो काइंस ने हमें कंजप्शन फंक्शन दिया प्यारा सा, ये रहा हमारा काइंस का कंजप्शन फंक्शन, C इक्वल्स टू A प्लस में B वाई डी, जहां पे हमारे A और B क्या है, कांस्टेंट है। वाई डी का मतलब पता है क्या होता है, वाई डी का मतलब होता है डिस्पोजेबल इनकम, जो मैंने आपको कल अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि डिस्पोजेबल इनकम हमेशा हम अगर कभी भी निकालना हो ना तो डिस्पोजेबल इनकम का सिंपल सा फॉर्मूला होता है इनकम माइनस में टैक्स। क्योंकि हम सब जानते हैं हमारी इनकम पे किसी ना किसी लेवल पे क्या लगता है, टैक्स लगता है। हम किसी न किसी टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं, वो अलग बात है, किसी की इनकम नॉन टैक्सेबल भी हो सकती है। तो डिस्पोजेबल इनकम का जो फॉर्मूला होता है इनकम माइनस में टैक्स। ठीक है, कि भाई जितना हमने कमाया हम सब थोड़ा खर्च कर पाएंगे, तो हमारा कुछ परसेंटेज जो है इनकम का वो किसके पास आता है, गवर्नमेंट के पास। ठीक है, और उसके बाद जो पैसा बचता है उसको हम खर्च करते हैं एज अ डिस्पोजेबल इनकम। तो उन्होंने यहाँ पे क्या दिया, C इक्वल्स टू A प्लस B वाई डी, वेयर C इज द कंजप्शन एक्सपेंडिचर। C क्या है, टोटल कितना खर्चा किया गया है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। वाई डी है डिस्पोजेबल इनकम, वाई डी हमारा क्या है, डिस्पोजेबल इनकम, विच इक्वल्स ग्रोस नेशनल इनकम माइनस में टैक्सेस। जो कैसे निकलता है, ग्रोस नेशनल इनकम माइनस में टैक्स। और A और B क्या है, कांस्टेंट। अगर मैं A को अच्छे से डिफाइन करूं तो A को समझाता हूं, A हमारा है इंटरसेप्ट, और A को छोटी मोटी चीज नहीं है, A को समझना। A को हमने एक स्पेशल नाम दिया, वो है ऑटोनोमस कंजप्शन। अब बात भी ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है कि लोगों की इनकम जीरो होती है, तो मैंने क्या बोला था कि अगर इनकम बढ़ेगी कंजप्शन बढ़ेगा, इनकम कम होगी कंजप्शन कम होगा। तो क्या इनकम जीरो होने का मतलब क्या होता है, पहले मैं इसको मिटा देता हूं, नहीं सॉरी यहां लिख देता हूं, छोड़ो ना। इनकम के जीरो होने का मतलब क्या होता है, आप लोग बोलोगे भैया कंज्यूम ही नहीं कर पाएगा। अरे सोच के देखना, ठीक है, अगर इनकम जीरो है तो क्या हम कंजप्शन नहीं करते? हम सबकी अपनी अपनी क्या होती है, बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे खाना, कपड़े। ठीक है, अब आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे जो इनकम जनरेट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, अभी भी। तो एक सिंपल सी बात है, इनकम जीरो होने का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि कंजप्शन जीरो है। इनकम जीरो होने के बाद भी हम कुछ ना कुछ रेट पे कंजप्शन करते हैं, उसी को हम पता क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन। तो ध्यान रखना, जब हमारी इनकम जीरो हो और तब भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन। इसलिए कभी देखना जो कंजप्शन है ना उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, यूं। यहां शुरुआत होती है, कभी भी यहां से कभी शुरुआत नहीं होगी। यहां शुरुआत क्यों होती है, क्योंकि इनकम जीरो हो सकता है पर कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। यहां पे आता है इनकम, यहां पे आता है कंजप्शन। ठीक है, तो कंजप्शन यहां शुरू हुआ है, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। इस पॉइंट को मैं समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ को, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कि यहां जो होता है ना, यहां आता है ऑटोनोमस कंजप्शन, वैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन है। ठीक है, तो ये कभी जीरो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि चाहे इनकम का लेवल जीरो हो, हम कुछ ना कुछ पैसा खर्च अपनी बेसिक नीड्स पे जरूर करते हैं।
ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है कि जब बच्चे हैं होते हैं हम छोटे छोटे या फिर अभी भी हैं, तो हम लोग क्या, अगर हमारी खुद की इनकम नहीं है तो कहीं ना कहीं फैमिली पे डिपेंडेंट है, किस चीज के लिए, पैसों के लिए। आई बात समझ में? तो ये चीज ध्यान रखना। तो जब इनकम हमारी जीरो होती है तब भी हम कुछ ना कुछ रेट में कंजप्शन करते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। तो ये हमारा वो है ऑटोनोमस कंजप्शन। और फिर जैसे ये इनकम का लेवल, जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है कंजप्शन भी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब इसी बात को यहां पे लिखा हुआ था मैंने, तो ए एंड बी आर कांस्टेंट्स where A is the interceptum, that is the amount of consumption expenditure at zero level of income। तो A हमारा क्या है, वो consumption expenditure at zero level of income, जो हमारी इनकम का लेवल जीरो पाया जाता है ना, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो thus A is called the autonomous consumption। A को हम क्या बोलते हैं, autonomous consumption बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो हमारा है तीसरा और लास्ट पैरामीटर और इस वीडियो का आखिरी टॉपिक। और हाँ, एक न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, उसे ध्यान से देख के जाना इस वीडियो के आखिरी में। आई बात समझ में? पहले यहां तक उतार लेना, फिर वीडियो फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहले यहां पे समझो, तीसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, पैरामीटर इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको हम बोलते हैं एमपीसी, ठीक है, विच मेजर्स द इंक्रीज इन कंजप्शन स्पेंडिंग, कि कंजप्शन स्पेंडिंग में किस रेट से चेंज आ रहा है इन रिस्पॉन्स टू पर यूनिट इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम, मतलब इनकम के हिसाब से कंजप्शन में कितना चेंज आ रहा है, इसको पता क्या बोलते हैं, एमपीसी। देखो इसलिए एमपीसी का फॉर्मूला पता क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। जिन बच्चों के पास 11-12 में मैथ होगी उन्हें याद होगा कि डेल्टा सी को ही हम बोलते हैं डीसी और डेल्टा वाई को बोलते हैं डी वाई, क्योंकि डीसी का मतलब भी क्या होता है, चेंज इन कंजप्शन, और डी वाई का मतलब होता है चेंज इन इनकम। तो इस पूरे वर्ड का मतलब क्या होता है, ये तो सिंबल डेरिवेटिव का, आप लोगों ने डेरिवेटिव पढ़ा है तो वहां पे यूज करते हैं हम इसे। इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन कंजप्शन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम, कि कंजप्शन में किस रेट पे चेंज आ रहा है विद चेंज इन लेवल ऑफ इनकम। आई बात समझ में? यानी कि इनकम लेवल की वजह से कंजप्शन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या चेंज आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई या फिर डीसी अपॉन डी वाई। तो ये भी हो गया हमारा। इसके बाद क्या है, 10 एमपीसी का फॉर्मूला हो गया, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल्स एज इनकम इंक्रीजेस, वो ऊपर पढ़ चुके हैं कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमेशा घटता रहता है जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करते हैं। क्यों? क्योंकि पीपल्स की सोच इनकम बढ़ने के साथ कंजप्शन बढ़ाने की नहीं होती, ठीक है, वो तो बेवकूफ कंज्यूमर्स की सोच होती है, ठीक है। समझदार लोग पैसे को बचाते हैं, फिर उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, फिर वहां से जो रिटर्न्स आते हैं उससे कंज्यूम करते हैं। आई बात समझ में? ये जनरल लोगों की सोच होती है। इनकम इंक्रीजेस, द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमपीसी, इज लेस देन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ध्यान रखना इस पॉइंट पे जो हमारा एमपीसी है वो लेस देन पाया जाता है एपीसी से। एमपीसी यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज लेस देन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब आगे आते हैं, हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है नोट एक, वो पढ़ लेते हैं। द शॉर्ट रन कंजप्शन फंक्शन शोज दैट एज इनकम इंक्रीजेस। तो जो अब मैं बात कर रहा हूं शॉर्ट रन कंजप्शन फंक्शन की। देखो कंजप्शन के फंक्शन भी दो तरीके से देखे जाते हैं, एक होता है इन लॉन्ग रन में कंजप्शन फंक्शन में क्या हो रहा है, और एक शॉर्ट रन में कंजप्शन फंक्शन में क्या हो रहा है, तो वो समझते हैं। तो द शॉर्ट रन कंजप्शन फंक्शन शोज दैट एज इनकम इंक्रीजेस पीपल टेंड टू स्पेंड अ डिक्रीजिंग शेयर ऑफ इनकम, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी पीपल जो है ना वो स्पेंड करते हैं डिक्रीजिंग शेयर ऑफ इनकम, यानी कि अपनी इनकम का डिक्रीजिंग शेयर, कुछ ही पार्ट खर्च करते हैं बढ़ी हुई इनकम का, सारा खर्च नहीं करते, ठीक है। और कन्वर्सली टेंड टू सेव एन इंक्रीजिंग शेयर ऑफ इनकम, यानी कि वो सेव करना ज्यादा पसंद करते हैं। जब किसी की इनकम बहुत तेजी से बढ़ती है तो पैसे को खर्च करने की बजाय अपने बेटर फ्यूचर के लिए सेव करना चाहता है या फिर सेव करता है। और ये एक अच्छी बात भी है क्योंकि भाई पैसा सेव करना काफी जरूरी होता है। तो स्लोप ऑफ द लाइन है ना, स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन टू अ पॉइंट ऑन द कंजप्शन फंक्शन गिव्स द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो जो स्लोप ऑफ द लाइन है, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन, कहां से, ओरिजिन से, वो देता है हमें कंजप्शन फंक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि एपीसी और सी अपॉन वाई। सी अपॉन वाई का मतलब क्या है, सी का मतलब है कंजप्शन अपॉन में इनकम। फिर क्या आता है, रेशियो एट द पॉइंट एंड द स्लोप ऑफ कंजप्शन फंक्शन इटसेल्फ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ध्यान रखना जो स्लोप होता है ना किसका, कंजप्शन फंक्शन का, कभी भी एग्जाम में आ सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एमपीसी, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और उसके बाद काइंशियन प्रोपोजिशन वर्क, काइंशियन ने दो प्रोपोजिशंस दिए थे, अपनी बात करोगे। पहला, इन क्रॉस सेक्शनल बजट एमपीसी लेस देन एपीसी, अगर हमारा बजट क्रॉस सेक्शनल है तो एमपीसी से लेस देन होगा एपीसी से, पहले बात कर चुके थे। दूसरा, एज इनकम राइजेस एपीसी फॉल्स, जैसे जैसे इनकम राइज करती है एपीसी फॉल करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि लोगों को पैसा खर्च करने से फालतू बचाना पसंद आना शुरू हो जाता है जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती है। आई बात समझ में? चलो फिर
अब जिसको जो उतारना है वो ये उतार रहे ना, आई बात समझ में। और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, अभी जाना कहीं नहीं है, जैसे आप इसको उतार लोगे मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस, आई बात समझ में, जो इस फंक्शन से क्या है, रिलेटेड है। मैंने कहा था पहले कि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो ध्यान से न्यूमेरिकल्स को भी प्रैक्टिस भी कर लेना, आई बात समझ में। और मेरे हिसाब से आज ये वीडियो जा रही है, आज शाम तक मैं इसे क्वेश्चंस की पीडीएफ तैयार कर दूंगा, ठीक है। तो आज इवनिंग में जो भी जिन बच्चों को नोट्स जिन्होंने लिए हैं वो मेरे से क्वेश्चन की पीडीएफ ले सकते हैं इस इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है, जहां पे आपको मेरे से ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस के आसपास में डाल रखे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर, मतलब इस कंप्लीट सिलेबस के, आई बात समझ में, ठीक है। अब जिसको जो उतारना उतार ले, मैं बोर्ड के सामने से।